Welcome students. In this video I am going to explain the case study of the Cholas. The case study of the Cholas. First of all, I would like to explain about what is case study. Case study is the research methodology that has commonly used in social science. Okay, it is a descriptive and exploratory analysis of a person, group or event. तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है चोलास के बारे में, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है, रिसर्च किया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से मिडीवियल पीरियड में चोला डायनेस्टी साउथ में फ्लरिश कर रही थी. फ्रॉम अर्लियर वीडियो in earlier video I explained about the northern India, about the northern India dynasty that were flourishing. But now I am explaining about the a dynasty, a great dynasty that is flourishing in South India, and the name of that dynasty is Cholas. So first of all we have to see who was the founder of that dynasty and how it is established, this dynasty. Okay, so let us see and read. The Cholas. The Cholas ruled in South India between 800 and 1200 CE. The founder of the empire was Vijayalaya, who was initially a feudatory of the Pallavas. Vijayalaya built the capital town, Tanjavur, a beautiful city of temples. The glory of Chola dynasty is in large measure attributed to Raja Chola I and Rajendra Chola I. तो चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, चोला डायनेस्टी ने साउथ इंडिया में रूल किया नियर अबाउट 800 to 1200 CE और द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज विजयालया. एंड हु वाज विजयालया? विजयालया वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास. अब ये पल्लवास कौन थे? पल्लवास, चेरास एंड पंड्यास, दे वेयर द small kingdoms, dynasties that was flourishing 4th century to पल्लवास को जब वो वीक हो गए तो उनको हराकर अपनी खुद की एक नई डायनेस्टी बनाई और वो डायनेस्टी क्या कहलाई? चोला डायनेस्टी. और उसके ग्रेट रूलर, सारे रूलर्स के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ ग्रेट रूलर्स राजा चोला वन और राजेंद्र चोला वन के बारे में यहाँ डिस्क्राइब करेंगे. तो ये सामंत, पहले भी मैंने बताया, जो सामंत क्या होते थे कि जब बड़े किंगडम, जो किंग होते थे, किंग के नीचे जो सबऑर्डिनेट होते थे, संभालने वाले कुछ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे जो एम्पायर को पर्टिकुलर एरिया में काम काज देखने, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करते थे. तो वो जब पावरफुल हो जाते थे और उनका किंग थोड़ा वीक हो जाता था तो वो क्या करते थे, खुद को उस रूल से, उनके अपने ओवरलॉर्ड से अलग कर लेते थे या अपना एक अलग डायनेस्टी सेटअप कर लेते थे. तो इसी तरह से विजयालय ने ही ऐसा काम किया. जब वो खुद पावरफुल होने लगे तो उन्होंने पल्लव डायनेस्टी को हराकर, अपने किंग को हराकर कौन सी डायनेस्टी की नींव डाली? चोला डायनेस्टी की. नाउ लेट अस read the great ruler of Chola dynasty, that Raja Chola I. Raja Chola I, he was the expansionist, means विस्तारवादी. उसकी जो नीति थी, जो वो पॉलिसीज थी, the expansionist policy of Raja Chola I, him to divide the Cheras, the Pandyas, the Ganga dynasty in Karnataka and Chalukyas of Vengi. और उन्होंने अपनी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में राजा चोला वन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसमें चेरास, पंड्यास और गंगा डायनेस्टी इन कर्नाटका एंड चालुक्यस ऑफ वेंगी, उनको हराकर अपने किंगडम का विस्तार करते गए. ही अनेक्स्ड द मॉडर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड द मालदीव्स आइलैंड ऑफ हिज एम्पायर. मीन्स अब सिर्फ वो भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर जो साउथ ईस्ट सम एरियाज थे उस पर भी उन्होंने अधिकार किया. हाँ, डिफीट किया, वहाँ पे किंगडम को डिफीट किया और अपने किंगडम को
को एक्सपेंड किया. His kingdom was organized on lines of efficiency both economic and military. और उनकी जो किंगडम थी वो बहुत ही इकोनॉमिक दृष्टि से या मिलिट्री दृष्टि से बहुत ही पावरफुल थी. ठीक है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. राजेंद्र चोला वन. The son of Raja Chola I was Rajendra Chola I, and he ruled over there 1012 to 1044 CE. Rajendra I continued with his father Raja Chola's expansionist policy. उसने भी अपने फादर की तरह विस्तारवादी अपने किंगडम को बढ़ाने का ही काम किया. आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी मैप के थ्रू कि किस तरह से चोला एम्पायर, जस्ट सी कैसे चोला एम्पायर धीरे धीरे, पहले तो ये छोटे छोटे पल्लवाज और चेराज को उन्होंने हराया, फिर धीरे धीरे अपने किंगडम का ये विस्तार करते गए. और श्रीलंका के भी कुछ पार्ट में भी उन्होंने अधिकार जमाया. फिर इधर मालदीव्स है और कुछ पार्ट साउथ ईस्ट एशिया के हैं, उस पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमाया. तो राजेंद्र चोला ही डिफीटेड द चालुक्यस इन द वेस्ट, द पला रूलर्स ऑफ बंगाल एंड कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका. ठीक है. ही मार्च्ड अक्रॉस कलिंगा to Bengal, crossing the Ganga and defeat the local rulers and assume the title of Gangaikonda Chola, or the Chola conqueror of Ganga, and built near the river Kaveri called Gangaikonda Cholapuram, or the city of the Chola conqueror of the Ganga. अब यहाँ पर एक बात आपको देखने की है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी चोला वन की. और उन्होंने क्या किया कि चालुक्यस को डिफीट किया वेस्ट में, एंड पलास रूलर्स ऑफ बंगाल उनको डिफीट किया. श्रीलंका के कुछ पार्ट को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया. इस तरह से धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हुए बंगाल की तरफ वो बढ़ते गए. ही मार्च्ड अक्रॉस कलिंगा टू बंगाल, उड़ीसा से होते हुए वो बंगाल की तरफ बढ़ते गए और गंगा वैली तक पहुंच गए. डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड अज्यूम द टाइटल. अब गंगा वैली तक, वहाँ तक उन्होंने अपने किंगडम का विस्तार कर लिया. दैट्स व्हाई ही इज assumed the title of Gangaikonda Chola, or the Chola conqueror of the Ganga. And afterwards he built a new capital near the Kaveri called Gangaikonda Cholapuram, जिसका मतलब होता सिटी ऑफ द चोला कंकरर ऑफ द गंगा, जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की. ठीक है. उसका नाम उन्होंने दिया गंगाईकोंडा चोला, मीन्स सिटी ऑफ द चोला कंकरर ऑफ द गंगा. क्लियर. Rajendra I also defeated the ruler of the Sri Vijaya Empire, which extended over the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring island. He developed a new navy for this expedition. मीन्स ये जो एक्सपेडिशन थे समुद्र के उस पार थे और इसके लिए उन्होंने नेवी को इस्तेमाल किया. तो आप सोच सकते हो कि 10वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी में जब कोई वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता था नेवी के बारे में या समुद्र के जहाज़ के द्वारा किस तरह से एक जगह से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं, तो हमारे देश के राजाओं ने इस मार्ग को अपनाया था, यातायात के साधन को अपनाया था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटअप ड्यूरिंग द चोला पीरियड. तो इस काल में सिर्फ राजा ने अपनी विस्तारवादी नीति ही नहीं अपनाई, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ही नहीं अपनाई, साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटअप पर भी ध्यान दिया. और
इनकी इतनी अच्छी ब्रॉड विज़न थी कि उन्होंने अपने विस्तार, अपने राज्य के विस्तार के साथ साथ ट्रेड के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे कृषि उद्योग को बढ़ाने के लिए किस तरह से नदी डैम बनाने चाहिए और कृषि का पैदावार अच्छे से अच्छी हो सके, वैसी तकनीक इन्होंने खोज निकाली थी। तो पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर कैसे था उनका एडमिनिस्ट्रेशन? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो राजा होता था वो हेड होता था एम्पायर का, और उनको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, एड एंड एडवाइस देने के लिए। द चोला मेंटेन अ लार्ज आर्मी, उनके पास लार्ज आर्मी होती थी, और वो आर्मी नेवी, कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग नेवी। मीन्स उनकी आर्मी में ये चारों सेना के ये चारों रूप होते थे। कैवलरी पैदल सेना, सॉरी कैवलरी घुड़सवार, इन्फेंट्री पैदल सेना, एलिफेंट्स हाथी सवार, एंड नेवी। ठीक है। हियर यू कैन सी द किंगडम, चोला किंगडम, किस तरह से उन्होंने गंगा वैली तक, यहाँ तक वो पहुँच गए। ये सारा एरिया चोला किंगडम का। और इनकी एक्सपेंशनिस्ट, यहाँ भी कुछ पार्ट इन्होंने, यहाँ भी कुछ पार्ट जीता, इस तरह से। अब इतने बड़े एम्पायर में, एम्पायर होने के बाद उनको कैसे उनके रूल्ड किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता था। जैसे आजकल हम लोगों ने देखा, जैसे हमारे भारतवर्ष को राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है ना। तो उसी तरह उस समय भी द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, और उनको क्या कहा जाता था? मंडलम्स, जो प्रोविंसेस जिनको कहा जाता था मंडलम। ईच प्रोविंसेस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेलांडू। फिर वो प्रोविंसेस को फिर डिवाइड किया जाता था, उसको कहा जाता था वेलांडू और डिस्ट्रिक्ट, एंड नाडू ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। तो यहाँ तीन बातें आपको देखने को मिली, मंडलम, प्रोविंसेस, देन प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कॉल्ड वेलांडू, और फिर उसके बाद ग्रुप्स ऑफ विलेजेस जो होते थे उनको क्या कहते थे? नाडू। लेकिन जो लार्ज विलेजेस होते थे दैट इज़ कॉल्ड तनियोर, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेपरेट चलती थी, दैट इज़ कॉल्ड तनियोर। ओके। तो यहाँ पर आपने देखा राज्य किस तरह से डिवाइड था, मंडलम, देन वेलानाडु, देन नाडु, और जो बड़े विलेजेस थे दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटली, that is called Taniyur. Okay, next is at time prince were appointed as the governors of provinces. अब प्रोविंस की देखभाल करने के लिए किसको वहाँ अपॉइंट किया जाता था? प्रिंस को। राज्य के जो राजकुमार होते थे वो वहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाते थे, जिसको क्या बोला जाता था? गवर्नर, गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। Officials were usually paid by granting them assignments of revenue bearing lands. अब जो रेवेन्यू बेयरिंग लैंड से जो असाइन आते थे, ग्रांट आते थे, उससे ऑफिशियल्स को पेड किया जाता था। इज इट? नाउ कम टू द विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज सेल्फ गवर्नमेंट है, वो कैसे डिवाइड है? ग्राम पंचायत में, फिर पंचायत समिति में, फिर उसके बाद जिला परिषद। इस तरह से छोटे लेवल से फिर धीरे धीरे बड़े लेवल की ओर जाते हैं। उसी तरह से जो हमारे चोला किंगडम में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूडेड इनटू 2 असेंबलीज, तो उसमें 2 असेंबली होती थी विलेज लेवल पर, उर और सभा, जिसको महासभा भी बोलते थे, उर या सभा। और टाउन लेवल पर जो होती थी उसको क्या बोलते थे? उसके असेंबली को नगरम बोलते थे। ठीक है। द इंस्क्रिप्शंस in particularly the one at Uttaramerar in Chingalpet, Tamil Nadu, describe the village assemblies in great detail. They tell us that the Ur was a
जनरल असेंबली ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि जो उर में कौन से होते थे, जनरल असेंबली ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, कोई नहीं ऊपर नीचे छोटा बड़ा इसमें नहीं जाता, उसमें सभी क्लास के पीपल इंक्लूड हो सकते थे, बशर्ते हु ओन लैंड विद इन द विलेज, जिनके पास गांव में ज़मीन होती थी। मीन्स कोई भी क्लास के लोग उसमें उनमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनके पास लैंड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी थी सभा। इन कॉन्ट्रास्ट द सभा वॉज एन असेंबली ऑफ फाउंड इन विलेज वेयर ब्राह्मणस ओन्ड ऑल द लैंड्स एज ब्राह्मण देयर ग्रांट्स। ब्राह्मण उसमें होते थे सभा में, और वही होते थे जिनको ग्रांट्स में क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। ठीक है। As the Chola rulers granted land to a large number of Brahmanas, a number of Brahmana settlements emerged in the Chola Empire. तो चोला एम्पायर में जो ब्राह्मणों को बहुत ग्रांट दिया जाता था, किसके लिए, जमीन दिया जाता था लार्ज, और लार्ज नंबर ऑफ, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन द चोला एम्पायर। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ब्राह्मणों ने सेटल करना शुरू किया चोला एम्पायर में, isn't it? The Sabha operated through different committees to look after various aspects of local administration, including temple, gardens, irrigation, assessment of land revenue, maintenance, law of order, and so on. अब ये जो सभा थी, operated different committees, ये सभा में डिफरेंट कमिटीज़ होते थे, और वो कमिटीज़ अलग अलग वर्क्स को, कार्यों को देखते थे। कोई इरिगेशन का काम संभालता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर संभालता था, तो कोई लैंड रेवेन्यू असेसमेंट करता था, कोई गार्डन और टेम्पल्स को की देखभाल करता था। तो दिस वे सभा वॉज ऑपरेटेड बाय डिफरेंट कमिटीज़। ठीक है। अब देखो, अब थर्ड वन इज the Nagaram. The Nagaram was an assembly found in towns and cities. Its members were many traders, merchants, and sometimes artisans. न सारे merchants, traders सारे include होंगे. The assembly Nagaram was the assembly found in towns and cities. Its members were mainly traders, merchants, and sometimes artisans. The Nagaram played an important role in urban administration. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने विलेज लेवल पर क्या देखा, उर एंड सभा, उसका नाम क्या था, नगरम। दैट असेंबली इज नोन एज नगरम। और members were mostly traders, merchants, and artisans. Now, types of land. There was many types of land, that is called different names. We can see over here. First is Velan Vagai. लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट्स प्रॉपर्टीज़। जो नॉन ब्राह्मण होते थे, जो उनके पास जो ज़मीन होती थी, उसको वेलन वगाई बोलते थे। ब्राह्मण दिया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को गिफ्ट कर दिया जाता था। शल्भ होगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल को मेंटेन करने के जो लैंड दी जाती थी, दैट इज शल्भ होगा। शालाभ होगा। फिर लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स को जो लैंड दिए जाते थे उसको देवदाना बोलते थे, या तो तिरुमन्नामत्तुकानी। आपको इतना लंबा नाम नहीं याद रख सकते, तो आप सिर्फ देवदाना याद रखना। देवदाना मीन्स लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, राइट। नेक्स्ट इज पालीचंदनम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन को जो लैंड दी जाती थी उसको कहते थे पालीचंदनम। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 5 टाइप्स के लैंड। एक वेलन वेगाई, जो कि नॉन ब्राह्मण लैंड होती थी, पेजेंट प्रॉपर्टीज होती थी। ब्राह्मण दैट लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणस,
Shalabhoga land for the maintenance of the school, Devdana land gifted to the temples, and Pali Chandanam, that is land donated to जैना मीन्स ब्राह्मणों को भी लैंड दी जाती थी इस पीरियड में और जैनों को भी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इकोनॉमी. अभी हमने क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन. अब इकोनॉमी. पहले भी मैंने बताया कि इनका जो चोला डायनेस्टी थी इनकी विजन बहुत ही ब्रॉड थी. द चोला इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट वेयर सेंटर ऑफ इंडियाज ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया. उन्होंने एक्सपेंशन भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी किया और उनके साथ ट्रेड भी किया. और मोस्टली जो सेंटर थे इंडिया के ट्रेड सेंटर वो कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट में थे. एंड एलेबोरेट लैंड सर्वेज वेयर carried out to fix the government share of land revenue. Taxes were also collected from tolls on trade professions and from the plunder of neighboring territories. मतलब जो neighboring territories है उनके साथ लड़ाई करने के बाद लूट कर जो माला लेके आते थे उससे मनी कलेक्ट किया जाता था, वेल्थ बनाया, संपत्ति बनती थी. और दूसरा था कि टैक्सेस के थ्रू और टोल्स के थ्रू, और जिसको उस समय चुंगी बोलते थे, कर बोलते थे, है ना, तो उसके थ्रू भी अपनी वेल्थ प्रॉपर्टी वो लोग बनाते थे. अब नेक्स्ट है टेम्पल्स. The resource and extent of the Chola Empire enabled the rulers to build great capitals and temples. इन्होंने रूलर्स ने बहुत सारे ग्रेट कैपिटल्स एंड टेम्पल्स बनाए. हाँ, then these temples were the center of cultural life, acting as an audience hall and a place for the other activities such as ceremonial dances performed by the Devdasis. They were also a hub of economic and social life. तो यहाँ कल्चरल डेवलपमेंट भी होता था. दीज टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ कल्चरल लाइफ, एक्टिंग एज ऑडियंस हॉल होती थी जिसको गर्भगृह, जिस शिखर और जो 3 पार्ट में बांट मंडप भी कहते थे. ऑडियंस हॉल जिसको मंडप, मंदिर का मंडप वो ऑडियंस हॉल होता था. वहाँ सभी लोग इकट्ठे होते थे. वहाँ गाना बजाने का भी काम होता, कोई गाने का काम करता था, कोई बजाने का काम करता था, और कोई डीटी के सामने डांस भी परफॉर्म करता था, तो जिनको क्या कहा जाता था? देवदासी. तो इस तरह से कल्चरल लाइफ भी एक्ट होती थी इन दैट पीरियड in temple. They were also a hub of economic and social life. तो ये जो मंदिर होती थी वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का वो हब होता था, जगह स्थान होती थी, जहाँ पर बैठकर सभी आपस में सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करते, समाज एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और वहीं पर इकोनॉमिक की भी डेवलपमेंट होती थी. The temple was a miniature city of palace with living rooms for priests. और ये टेम्पल जो होता था वहाँ पुजारियों के रहने की जगह होती थी. उसी तरह से मंदिर के साफ़ सफाई करने वाले उनकी जगह, कोई जो गार्लैंड बेचने वाले थे उनकी जगह. तो इस तरह टेम्पल के आजू बाजू या आर्टिसंस होते थे जो टेम्पल बनाने वाले होते थे, वो आजू बाजू वहाँ पर रहना शुरू कर दिए थे. The temples usually enjoyed revenue-free grants from rulers and donations from wealthy merchants. और temples को जो मनी आते थे मोस्टली ग्रांट्स के रूप में, दान के रूप से राजा की तरफ से मिलते थे, और जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे वो भी टेम्पल को डोनेशन दिया करते थे. ठीक है. नाउ कम टू द चोला इंस्क्रिप्शन. अब ये जो सारी जानकारी है चोला डायनेस्टी के बारे में, ये कहाँ से मिलती है? इनके बारे में जो इतना एक्सप्लोर या डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसके पीछे कई कारण हैं, और वो हैं उनमें से एक चोला इंस्क्रिप्शन. आवर मेन सोर्सेस formation of Chola dynasty and socio-economic life of the people are the inscription of the
पीरियड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। द तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड टाइटल डीड्स ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड ऑल्सो कॉन्क्वेस्ट एंड इवेंट्स। कॉपर प्लेट्स में इंस्क्राइब किए हुए रहते थे लैंड रिकॉर्ड के बारे में, और बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट या इवेंट्स होते थे वो भी उसमें इंस्क्राइब किए रहते थे, जिसके कारण उस समय के काल में होने वाले इवेंट्स के बारे में पता चलता था। इंस्क्रिप्शन इनसाइड द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावर, याद रखिएगा बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावर आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। We get to know about local self-government in the Chola Empire primarily from details provided in Chola King Parantaka I's Uttarameru temples inscription of 919 and 921 CE। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? चोला किंग परंताका फर्स्ट उत्तरामेर टेम्पल इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेर टेम्पल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और वो कब से कब तक का टाइम था उनका टाइम पीरियड था वो चोला किंग का 919 से 921। Some of these also showed the royal seal of the dynasty. Marks of mentions are sometimes found in this इंस्क्रिप्शन। उस समय जो सील चलते थे डायनेस्टी में, समटाइम्स वो भी बहुत जगह दिखाई देते हैं। जो कामगार मजदूर होते थे, जो मैशन होते थे, उनकी भी उनसे उनके बारे में भी जानकारी किससे मिलती है? इंस्क्रिप्शन से। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द किंग राजा राजा चोला एंड द गिफ्ट्स मेड टू द टेम्पल। अब इसी इंस्क्रिप्शन से और क्या जानकारी मिलती है? किंग के कॉन्क्वेस्ट की, उनकी जो जीत होती है राजा राजा चोला की, या गिफ्ट मेड टू द टेम्पल, और क्या गिफ्ट वो टेम्पल के लिए देते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिलती है। द साइंटिफिक वे ऑफ गिविंग डोनेशंस इन्फॉर्म अस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल capabilities of the ruler, the systematic way। तो ये systematic way में of giving donation informs us about the organizational capabilities of the ruler। मीन्स उनमें संगठन की जो शक्ति थी, कैपेबिलिटी थी, वो सारे उनके कामकाजों को देखने से पता चलता है। नेक्स्ट इज land grants are given to the Brahmins either individually or collectively। जो ग्रांट्स मिलता था वो इंडिविजुअली भी मिलता था और बहुत एक साथ ग्रुप में भी दिया जाता था लैंड ग्रांट्स। ठीक है। Now the next topic is about the language and literature. The Chola rulers patronized art and literature। चोला रूलर्स जो थे वो आर्ट और लिटरेचर को बहुत उन्होंने बढ़ावा दिया। पैट्रोनाइज, संरक्षक थे, उन्होंने बढ़ावा दिया। पॉपुलर भक्ति सेंस कॉल्ड नैनास एंड अलवर्स हु वेर devotees of Shiva and Vishnu respectively flourished in Tamil region between the 6th and 9th century। They composed oral bhakti poetry। और भक्ति संत जो कॉल्ड नैनास एंड अलवर्स also flourished in this period, in this dynasty, as they were flourished in the Tamil region between 6th and 9th century। They composed oral bhakti poetry। उन्होंने भक्ति पोएट्री को ओरली कंपोज्ड किया।
The age of Kamban is considered the golden age of Tamil literature. और इसी में जो age of Kamban जो है वो golden period है तमिल literature का. And his Ramayana is considered a classic in Tamil literature. ठीक है. Now, what was happening elsewhere? As we know that Chola Empire was 800 to 1200 CE. So in that period, somewhere what was happening somewhere elsewhere, that is, we can see here, the Incas lived in South America between 1200 and 1535. तो यहाँ पर इनका डायनेस्टी वॉज फ्लरिशिंग इन 13th century. ठीक है. द इनका रूल बिगेन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मोची कल्चर in Peru. Later the Incas under Tupac Yupanqui set out to conquer South America. So the Incas are the remembered for their enormous fortresses which they built on top of the steep mountain. इनको याद किया जाता है कि इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे fortresses कहाँ बनाए, पर्वतों के ऊपर. Thus enable them to defend themselves against their enemy. तो ये क्या करता था, ये जो चीज़ उनकी ऐसे फोर्ट बनाने की जो पॉलिसीज़ थी, जो तरीका था, वो उनको उनके एनिमी से बचाता था. One of the most famous Inca fortresses is Sacsayhuaman, located in Cusco, the Inca capital. सबसे ये साउथ अमेरिका में है और ये सबसे फेमस फोर्ट्रेसेस है. दूसरी बात, इवन दो द इनका हैड नो एक्सेस द व्हील, दे बिल्ट अ सोफिस्टिकेट रोड सिस्टम. उनके पास व्हील नहीं था, लेकिन उन्होंने एक सोफिस्टिकेट रोड सिस्टम को डेवलप किया टू कनेक्ट विलेजेस से कनेक्ट करने के लिए. फिर द इनका डिड नॉट हैव रिटन लैंग्वेज, उनके पास रिटन लैंग्वेज नहीं था. इंस्टेड दे यूज्ड अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, एक तरीका रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम यूजिंग नॉट्स ऑन रोप्स कॉल्ड क्विप्स. नॉट सिस्टम मीन्स रस्सियों में नॉट्स बनाकर एक सिस्टम से उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को रखना शुरू किया. मीन्स उनके पास उस समय लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज नहीं होती थी, तो उनका तरीका था कि किस तरह से नॉट सिस्टम के थ्रू, मीन्स रस्सियों में या रोप्स में या स्ट्रिंग्स में नॉट बना के रिकॉर्ड रखने का. बड़े छोटे नॉट्स, बड़े नॉट्स, इस तरह से. ठीक है. ये आप लोग बाद में क्लासेस में पढ़ोगे अबाउट द इनकास डायनेस्टी. ओके. तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर अबाउट द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. होप you understand the chapter. Now read the chapter carefully and then complete your question answer. Okay. So all of you are requested to you find out every question answer from your book, and then after see the answer key I am sending along with this video. Okay. Okay children. Now we will meet again from next video. We will meet again with next video that will to be might be from geography chapter number 12. Okay. Till then, thank you students.